जब मैं डॉक्टर बना तो मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे खूब बधाइयां दी। मेरी पहली पोस्टिंग एक गांव में हुई। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। मेरी शादी 1 साल पहले ही निशा से हुई थी। मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा डार्लिंग। वहां गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना मैंने ठीक नहीं समझा। मैंने अपनी बीवी को बाहों के घेरे में लेते हुए वादा किया कि मैं दिन में एक बार तुम्हें फोन जरूर करूंगा। निशा बोली, वह गांव वाकई काफी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय मैं वहां ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा, वहां बिजली नहीं थी। गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे मुझको वहीं पड़े गत्ते के टुकड़े से हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, यह खबर आग की तरह फैल गई। डॉक्टर साहब, यह गीता है। यह सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। एक दिन गांव के मुखियाजी मेरे पास आकर बोले। उनके साथ 18 से 20 साल की एक दुबली पतली खूबसूरत लड़की भी थी। इसकी क्या जरूरत थी मुखियाजी? आपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना आता है मुझे। मैं बोला, इसमें कष्ट कैसा डॉक्टर साहब? आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं। आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। मुखियाजी ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा। तो मैं मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले दिन से ही गीता मेरे घर काम करने के लिए आने लगी तो मुझे सहूलियत हो गई। वह घर का सारा काम करने लगी तो मुझको आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वह अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में मुझको गांव की आबो हवा रास आ गई। सब लोग इज्जत की नजर से मुझे देखते और मिलने पर बड़े अदब से पेश आते। लोग बेकार में ही गांवों को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शहर के मुकाबले यहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। मैं अपनी पत्नी निशा से फोन पर कह रहा था, आप गांव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहाँ किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका? उधर से निशा के खिलखिलाने की आवाज आई। न बाबा न, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर जिसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो, वह भला यहाँ वहाँ मोह क्यों मारेगा? मैं बोला। एक दिन गीता खाना बना रही थी, मैं किताब पढ़ने में खोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता? वे वहाँ और आप यहाँ, अकेले कैसे मन लगता है आपका? सब्जी काटते हुए गीता ने कनखियों से देखते हुए पूछा तो मैं चौंक गया। तुम अपने काम से मतलब रखो गीता, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उसके हाव भाव ताड़ कर बोला तो वह हंस दी। उस दिन के बाद से मैं ज्यादा सावधान रहने लगा। मैंने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरतें जरूरत से ज्यादा चालाक होती है, इसलिए मैं गीता को मुंह नहीं लगाता था। उधर गीता कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश में थी। अक्सर झाड़ू पोछा लगाते समय जानबूझकर वह अपना पल्लू हटा देती थी ताकि मेरी नजरें इनायत हो सके। एक दिन शाम के समय मौसम खराब था, बारिश शुरू होने वाली है। गीता, तुम जल्द से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ। आसमान में घिरे बादल और बिजली चमकती देख मैंने उससे कहा। गीता ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानती थी कि मुझको खुली बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वह काम खत्म करके क्वार्टर से निकलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। गीता पूरी तरह भीग गई। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वह उल्टे पैर लौट आई। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, मुझे तेज ठंड लग रही है। गीता को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में मुझको दरवाजा खोलना पड़ा। सामने गीता खड़ी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े गीले होकर शरीर से चिपके हुए थे। भीगे कपड़ों में वह गजब ढा रही थी। मैं उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। भीतर आकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी, मैंने हौले से कहकर गीता को भीतर किया और गेट बंद कर दिया। 20 साल की जवान खूबसूरत लड़की को इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। जनाना कपड़े नहीं थे। मैंने उसे अपना तौलिया और लुंगी दे दी ताकि वह कपड़े बदल सके। इसी दौरान गीता ने जानबूझकर ब्लाउज उतार दिया और कोने में खड़े होकर कपड़े बदलने लगी। गीता जान गई कि लोहा गर्म हो चुका है।
वह उसी हालत में मेरे पास आई और ठंड का बहाना करके मुझसे लिपट गई। मैं भी सब कुछ भूलकर गीता की देह के भंवर में फंस गया, उसके गोरे बदन को चूमने लगा और हम एक दूसरे के आगोश में समा गए। वासना का उबार उतरा तो गीता बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। बारिश थम चुकी थी, मुझको अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन गीता आई, न वह कुछ बोली और न मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 2 से 3 महीने निकल गए। एक दिन गीता आई तो उल्टी करती हुई वाश बेसिन की तरफ दौड़ी। मैं माँ बनने वाली हूँ डॉक्टर साहब, लगता है उस रोज की गई गलती हम पर भारी पड़ गई। गीता बोली, गांव वालों को पता चलेगा तो वे मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बच्चा गिराना होगा, मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। मैं भी घबरा गया, मुझे गांव वालों का डर सताने लगा, साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी पूरा था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया है। वे बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ रेप करके उनके विश्वास को तोड़ा है। गीता ने दांव चला, जो काम कर गया। मेरे और गीता के बीच इस मामले को दबाने के लिए 1 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। शर्त रखी गई कि गीता कह देगी कि बच्चा किसी और का है, मेरा नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। मैं सौदे से खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 2 से 3 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बचे। एक हादसा समझकर मैं इस घटना को भूल गया। एक रोज एक शख्स डिस्पेंसरी आया, उसने बताया कि गीता बांझ औरत है, किसी जन्मजात कमी की वजह से वह कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वह झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक वह कईयों के साथ यह खेल खेल चुकी है। और मुखिया जी मेरे पास तो उसे वही लाए थे, वे क्या कहते हैं? मैंने उस आदमी की बात सुनकर पूछा तो वह हंसने लगा। आप बहुत भोले हो डॉक्टर साहब, वह कोई मुखिया नहीं बल्कि 1 नंबर का गुरु घंटाल है। गीता उसी का मोहरा बनकर शिकार फांसती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। उस आदमी ने बताया, मेरा गांव से मोहभंग होने लगा था, बेईमानी और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। यह सब कुछ भोगने के बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने अपने पिताजी को फोन किया और कहा, आप अपने दोस्त से बात करके मेरी पोस्टिंग यहाँ से किसी अच्छी जगह करवाने की बात कर लीजिए। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गांव से मेरा मन अब उचाट हो चुका था।